नमस्कार। एडुटेरिया आईएएस पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, एक बार फिर से शाम 6 बज चुका है और मैं आपके सामने करंट अफेयर्स के ये सीरीज लेकर के आया हूँ। और हम चर्चा करेंगे एसआईआर के बारे में। पिछले कई महीनों से लगातार इस पर चर्चा हो रही है, खासतौर से तब से जब बिहार में इलेक्शंस होने वाले थे और तब से लेकर के अभी तक आपको लगातार इन चर्चाओं के बारे में, इस एसआईआर के बारे में सुनने को मिलता रहता है। अभी हाल ही में एक प्रश्न उठा कि क्या एसआईआर जो चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित करवाया गया है, क्या यह संवैधानिक है और क्या इसमें इलेक्शन कमीशन के पास में यह निर्णय लेने का अधिकार है कि फला व्यक्ति की नागरिकता है या नहीं है, अर्थात नागरिकता से संबंध में निर्णय लेने का अधिकार क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा चल रही थी, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का बयान आ चुका है, फैसला आ चुका है और उसी फैसले के इर्द गिर्द हम सारी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और एसआईआर को एक बार जानने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स एसआईआर एक्सरसाइजेज एंड एडवांसमेंट टुवर्ड्स द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मतलब कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की यहां पर बात है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, उसके एडवांसमेंट्स के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए जो एसआईआर एक्सरसाइज कराई जा रही है, किसके द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ईसीआई के द्वारा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कंटिन्यू रहेगी, ये ठीक है, चलती रहेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है। तो इसलिए हमको यहां पर 3-4 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि EC can verify citizenship status for inclusion or exclusion from the electoral roll। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम है इलेक्टोरल रोल, यानी कि वो जो निर्वाचन की जो सूची होती है, मतदाता की जो सूची होती है, उस मतदाता सूची को जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? इलेक्शन कमीशन के पास होता है। तो वो उसमें ये निर्धारित करने के लिए बिल्कुल वैध है कि सिटीजनशिप स्टेटस वो है उसका या हटाया जा रहा है, इसके ऊपर डिसीजन लेने का उसके पास समय अधिकार है। तो इन्हीं के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या हुआ है इसमें, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। चीफ जस्टिस के साथ में जस्टिस बागची का ये बयान आया है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो यहां पर जरा देखिए, पूरे निर्णय को हम समझने का प्रयास करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। फैसला क्या है? स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया। फैसला है कि सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि ईसीआई की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, वो बरकरार रहेगी, वो वैधता जो है उसकी बरकरार रहेगी। और इसलिए बरकरार रहेगी क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इसके लिए अगर एसआईआर की जरूरत पड़ रही है तो ये वैध है। ये है छोटा सा मुद्दा जो मैंने आपको बताया। अब इन सब मुद्दों में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली व्हाट इज एसआईआर। एसआईआर है क्या, इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अर्थात एक सघन जांच हमें करनी है। ये अच्छी तरीके से समझना है कि क्या जो लोग इस सूची में, अर्थात मतदाता सूची में शामिल हैं, वो वोट देने के योग्य हैं भी या नहीं है। अब योग्यता के आधार पर अगर आप देखेंगे तो वोटर का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य होता है। तो यहां पर वोटर जो है, जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो भारतीय नागरिक है या नहीं है को लेकर के प्रश्न बनता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये लाइन यहां से हटा देनी है हमको, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखेंगे यहां पर कि जो एसआईआर है, ये एक प्रकार की जांच करने की प्रक्रिया है, जो कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रही है। इससे पहले 2003 में हुई, इससे पहले 2003 में हुई और 2003 के बाद से अब आप देख रहे हैं कि 2025-26 में प्रैक्टिस चल रही है। 2025-26 से प्रैक्टिस चल रही है। तो तकरीबन एक तो यहां पर 2 दशक बीत चुके हैं, ठीक है। 2 डेकेड्स जो हैं, 2 दशक यहां पर बीत चुके हैं। तो 2 दशकों के दौरान वोटर लिस्ट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो शामिल हो गए हैं, जिनको नहीं शामिल होना चाहिए था, या फिर कुछ ऐसे भी नाम हैं जो अब हटा दिए जाने चाहिए थे पर अभी तक हटे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो भारत में बांग्लादेश से आ गया, या कोई व्यक्ति है जो म्यांमार से आ गया, ठीक है, कोई पाकिस्तान से आ गया, या कहीं से भी किसी तरीके से इल्लीगल, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर लिया,
और किसी तरीके से उसने प्रवेश करने के बाद इस व्यक्ति ने किसी तरीके से वोटर आईडी जो है वो भी बनवा ली। अब वोटर आईडी जिसके पास होगी वो वोट डाल सकता है। तो क्या आप बताइए ऐसे व्यक्ति को भारत में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? मेरे ख्याल से सब लोग सहमत होंगे इस बात को लेकर के कि नहीं, कि ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं डालना चाहिए। तो कैसे जांच होगी कि ये व्यक्ति जो है, ये जो वोटर आईडी में शामिल है वो इस कैटेगरी का अगर है तो कैसे जांच होगी? इसके लिए हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एसआईआर की, एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना पड़ेगा, सघन जांच करानी पड़ेगी। तब पता चलेगा कि भाई ये व्यक्ति जिसका वोटर लिस्ट में किसी तरीके से नाम हो गया है वो तो वोटर लिस्ट में नाम रखने योग्य ही नहीं है, क्योंकि भारत का नागरिक नहीं है वो। तो ऐसे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से क्या किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। ऐसे वोटर आईडी कार्ड जो है इनको बोगस आईडी कार्ड के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरा एक प्रक्रिया और हो सकती है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो जिसका वोटर आईडी, वैलिड वोटर आईडी जो है वो बना था, लेकिन अब इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो क्या वोटर आईडी में इसको इनका नाम अभी कंटिन्यू चल रहा है और पता चला कि इनके नाम चल रहा है और इनके नाम पे कोई वोट भी दे रहा है? ऐसे चीजें आराम से इंडिया में कई बार होती हुई आपको सुनाई पड़ती हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति के नाम का फायदा उठाकर किसी की तरह वोट डाल दिया जाना चाहिए? नहीं। इसका मतलब है कि अगर इनकी डेथ हो गई है तो इनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाना चाहिए। तो इंक्लूजन करना है, इंक्लूड करना है नाम, या हटाना है, एक्सक्लूड करना है, ये सब करना जो है वो करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है। तो उस प्रैक्टिस में आ रहा है। या फिर कई बार होता है कि व्यक्ति जिस शहर में या फिर जिस राज्य में रहते हैं वहां से, क्योंकि हम भारत में कहीं पर भी हमको इधर उधर जाने आने रहने बसने की स्वतंत्रता है, तो हमारा वोटर आईडी मान लेते हैं किसी स्टेट या शहर ए से जो है हम बिलोंग करते हैं और अब हम बी पे शिफ्ट हो गए हैं और बी में भी जाकर के वोटर आईडी बनवा लिया। तो ऐसे में एक व्यक्ति की दो वोटर आईडी हो गई। इस कंडीशन में एक वोटर आईडी जो उसकी इनवैलिड होनी चाहिए, बोगस होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इस प्रैक्टिस के अंतर्गत की जा रही हैं, यही है एसआईआर। एसआईआर का मतलब ये हो गया कि हमको जो वोटर लिस्ट है उसमें सघन जांच करनी है। आपत्तिजनक जो भी नाम होंगे उनको लिस्ट से बाहर किया जाएगा। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी व्यक्ति इस घेरे में आता है तो इसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाई नागरिकता की जांच यहां पर करी जा रही है। देखो, नागरिकता की जांच करने का अधिकार क्या इलेक्शन कमीशन के पास है? तो इसका उत्तर है हाँ। यही निर्णय आया है एक्चुअली कि हाँ, नागरिकता की जांच करने का अधिकार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन नागरिकता का निर्धारण करने का जो अधिकार है, यह ध्यान रखना है, मैं निर्धारण करने की बात नहीं कर रहा हूं, जांच करने की बात कर रहा हूं। आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, ये चीज की जांच करने का काम इलेक्शन कमीशन कर सकती है, पर यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। क्योंकि ये करने का काम, देखिए, नागरिकता जो है बेसिकली, ध्यान रखें कि नागरिकता जो है बेसिकली किस में आती है? यूनियन लिस्ट में आती है। ठीक है, नागरिकता जो है वो संघीय सूची का विषय है। तो इस पे निर्णय लेने का अधिकार केवल संघ का होगा, अर्थात संसद का होगा। तो संसद ही इस पे निर्णय ले सकती है। या फिर हम कह सकते हैं कि केंद्र में जैसे MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो इस पे निर्णय ले सकती है। इलेक्शन कमीशन इस पे निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन जांच कर सकता है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना ये जिम्मेदारी है किसकी? इलेक्शन कमीशन की। फ्री, स्वतंत्र, फेयर, निष्पक्ष जो है वो तभी हो पाएगा जब आप ये देख लें कि भारतीय नागरिक ही इसमें केवल हो, गैर भारतीय नागरिक ना हो। अब हम इसके संवैधानिक और विधिक आधार के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसका संवैधानिक और विधिक आधार जो है वो किस प्रकार का है, लीगल जो चीजें हैं वो एक्ट्स किस प्रकार की हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात आ जाती है आर्टिकल 324 के अनुच्छेद 324 की। इसमें इलेक्शन कमीशन को कुछ पावर दी गई है। जैसे आप ये पावर यहां पर देख पा रहे होंगे कि निर्वाचन के अधीक्षण की जिम्मेदारी, निदेशन और नियंत्रण का जो काम है वो किसके पास है? वो निर्वाचन आयोग के पास में। और इसमें क्या कहा गया है कि संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली, ठीक है, निर्वाचक नामावली। तो यहां पर निर्वाचक नामावली की ही बात की गई है। सबसे पहले मैंने आपको इलेक्टोरल रोल की बात यहां पर बताई थी ना, कि देखिए इलेक्टोरल रोल जो है उसमें इन नाम को इंक्लूड या एक्सक्लूड किया जा सकता है। ये चीज संविधान में लिखी हुई है आर्टिकल 324 के अधीन। ठीक है, निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। यही आयोग तो कर रहा है ये काम।
यही तो है वो आयोग जो ये काम कर रहा है। अर्थात इसके पास में पावर कहां से आ रही है? इसके पास में पावर आ रही है आर्टिकल 324 के अधीन। लेकिन 324 के अधीन में एक चीज और हमको ध्यान रखनी है कि एक एक्ट है, आरपी एक्ट, आरपी एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत उसको कुछ पावर दी गई हैं। उन पावर्स का इस्तेमाल करके ये इलेक्शन कमीशन इस तरीके काम कर सकता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकता है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है जो बहुत देर से आपको परेशान भी कर रहा होगा कि नागरिकता संबंधी जो प्रश्न है उसको लेकर के, जैसे जब बिहार में इलेक्शन हुए थे तो बिहार के इलेक्शन में ये बात, बिहार के इलेक्शन से पहले जो एसआईआर कराया गया था उसमें इसी चीज को लेकर के आई बात कि क्या एसआईआर के माध्यम से इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जो इलेक्शन कमीशन है वो नागरिकता का निर्धारण कर रही है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं जी, नागरिकता संबंधी प्रश्न का सीधा सीधा आंसर यह है कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता की जांच कर सकती है। जांच करने का अधिकार है। जांच करने के अधिकार का मतलब यह नहीं हुआ कि निर्धारण करने का भी अधिकार है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन एसआईआर का जो प्रोसीजर अपना रही है, एसआईआर का जो प्रोग्राम अपना रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो गैर संवैधानिक नहीं है। अब बारी आती है कुछ और चीजों को लेकर के, जैसे नागरिकता संबंधी प्रश्नों में कुछ चीजें हैं। सेक्शन 16 आरपी एक्ट 1950 की बात करें तो आरपी एक्ट का सेक्शन 16 जो है उसमें यही चीज एक्चुअली दी गई है। जिस चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं वो यहीं पर है, इसी जगह पर है कि नागरिकता की जांच कर सकते हैं। नागरिकता की क्या की जा सकती है? जांच की जा सकती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगर वो जांच नहीं करेंगे तो बताइए फेयर इलेक्शन जो है वो कैसे करवाएंगे, निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाएंगे? फिर तो किसी भी देश का व्यक्ति आकर के भारत में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर तो पूरे का पूरा जो भारत की राजनीति है वही एक तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी। नागरिकता पर सीमित अधिकार दिए गए हैं। दूसरी बात यह है, सीमित अधिकार का मतलब यह कि जैसे आप जांच कर सकते हैं लेकिन निर्धारण नहीं कर सकते। निर्धारण नहीं, ये व्यक्ति भारतीय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये करने का आपको अधिकार नहीं है या नहीं है ये जांच कर लो। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये आपको केंद्र बताएगा। मतदाता सूची से नाम हटाने का मीनिंग क्या है ये भी हम, जैसे मान लेते हैं कि इन्होंने जांच में पाया कि भाई ये व्यक्ति भारतीय नहीं है या संदेह है इसके ऊपर, इसकी भारतीयता के ऊपर संदेह है। ऐसी स्थिति में अगर मतदाता सूची से किसी का नाम हटा दिया गया, नाम क्या हो गया? हटा दिया गया। तो हटा दिया गया का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि वह भारतीय नहीं है? वह भारतीय नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्थात मतदाता सूची से किसी का नाम हटा दिया गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह भारतीय नहीं है। यह स्टेटमेंट गलत है। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में, ध्यान रखना। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भारतीय नहीं है। ये तो आपने मतदाता सूची से नाम हटाया है। अब जो व्यक्ति जिसका नाम हटाया गया है वो बस वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को आयोग जो है वो क्या करे आगे? ऐसे व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण जो है वो कौन करेगा? वो एमएचए करेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण कौन करेगा? एमएचए करेगा। एक बार इसकी नागरिकता पुनः निर्धारित हो जाएगी तो यह फिर से अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यह चीज आपको यहां पर अभी तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे यहां पर बात आती है कि ये जो प्रक्रिया जांच की अपनाई गई, जांच को लेकर के जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लेकर के कुछ यहां पर आरोप लगाए गए हैं। तभी तो यहां पर आपको मालूम है कि जो है ये किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। तो यहां पर जो है आरोप किस प्रकार के हैं? जैसे पहला आरोप सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह लगाया गया कि ये डी फैक्टो नागरिकता निर्धारक की तरह बन रही है। अर्थात आरोप लगाया जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता का निर्धारण कर रही है। तो यह आरोप लगाया जा रहा है। डुअल नेचर मतलब जांच भी कर रही है, जांच के साथ साथ कहीं ना कहीं डी फैक्टो का मतलब हो गया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक जो ये है एनआरसी वाला जो प्रोसीजर है, कहीं ना कहीं एनआरसी को
ठीक है, यहां पर लागू करने का प्रयास किया रहा है इनडायरेक्टली। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एकदम नहीं है, ये चीज एकदम नहीं है। यहां पर जांच की जा रही है और ये पाया गया है कि जो भी प्रोसीजर्स हैं वो जांच के ही अधीन रखे गए हैं और जांच करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है, इसलिए ये जो आरोप है वो रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सेक्शन 16 आरपी एक्ट जो 1950 का है, उसके तहत भी मैंने आपको बताया कि इसको जांच करने देने का अधिकार है, तो वो उसी आरपी एक्ट 1950 का जो है वो इस्तेमाल कर रही है, तो ये भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं हुई। फिर आरोप लगाया कि कई सारे आर्टिकल्स हैं जिनको वायलेट किया जा रहा है, जैसे आर्टिकल 14 को वायलेट किया जा रहा है। तो आर्टिकल 14 को वायलेट करने में समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है ना। अब समानता नहीं है यहां पर, कैसे समानता नहीं है कि कुछ लोगों मतलब जो भी लोग एक निर्धारित जो एक योग्यताएं हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के पास निर्धारित योग्यताएं हैं वोट डालने के लिए, तो वो वोट डाल सकता है। पर यहां तो निर्धारित योग्यता होने के बावजूद भी वोट नहीं डाल रहा है, उसके पास में भाई इलेक्शन उसके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, 18 साल से अधिक उम्र का भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो वोट नहीं डाल पा रहा है क्योंकि लिस्ट से उसका नाम हटा दिया गया। दूसरा, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के रूप में आगे बढ़ने की जो स्वतंत्रता है वो भी यहाँ पर आर्टिकल 19 जो है वो वायलेट हो रहा है। क्यों वायलेट हो रहा है? क्योंकि यदि अगर किसी का व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है तो इतना कम समय दिया जा रहा है कि उसकी बात सुन करके उसे वापस वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, तो इतना करने का समय नहीं बच रहा है और कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है। जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है वो हटाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं भाई, अगर कोई भी व्यक्ति जिसको वोटर लिस्ट में भले ही सारी योग्यताएं हैं, लेकिन अगर जांच में पाया जा रहा है कि उसका वोटर आईडी ही इनवैलिड है, तो हम उसको वोट क्यों देने देंगे? तो यहां पर समानता की बात नहीं है, यहां पर निष्पक्षता की बात है। दूसरी बात यहां पर दूसरे आर्टिकल के लिए यहां पर यह आ जाती है कि यदि अगर किसी व्यक्ति की जांच के दौरान वो जो जांच में दस्तावेज मांगे गए वो नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें जो दस्तावेज दिए गए हैं उसकी जानकारियां भी इसमें, पहले इस चीज को भी लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स थी कि इसमें आधार कार्ड को वैलिड दस्तावेज के अंतर्गत नहीं माना गया था, बाद में आधार कार्ड को इंक्लूड कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं सजेशन उसमें था। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई नहीं, दस्तावेज के आधार पर ही तो तय होगा कि आप का जो वोटर आईडी है वो मतलब आपका जो लिस्ट में नाम है वोटर आईडी जो आपका है वो वैलिड है या नहीं। तो अगर आप संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसी कोई बात नहीं है, फिर समय आपको दिया जाएगा अब दोबारा से लिस्ट में शामिल होने के लिए। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसको भी वायलेट होते हुए यहां पर देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो वोट देना है एक सामान्य नागरिक की भांति हर जैसे व्यक्ति वोट दे सकता है, वैसे ही हम वोट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं क्या कर रही है, जो फ्रीली हम जो काम हर काम कर सकते हैं वो इसमें होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आर्टिकल 325 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता की सूची में अपवर्जन का ना होना भी शामिल किया गया है। तो इसमें आरोप लगाया गया है कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें ज्यादातर जो लोग जो एसआईआर के कारण जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है उसमें अधिकतर जो है कुछ विशेष संप्रदाय के लोगों का नाम अधिक है। इसलिए यहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं और विशेष संप्रदाय के जो लोग हैं मतलब उनके ऊपर खास ध्यान देते हुए एसआईआर किया जा रहा है। तो यहां पर यह आरोप लगाया गया। फिर आर्टिकल 326 की बात है वयस्क मताधिकार को लेकर के कि भाई अगर कोई भी वयस्क हो चुका है तो उसको मत देने का अधिकार है। तो ये तमाम सारे आरोप लगाए गए हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न आंसर देते हुए खारिज किया है कि एसआईआर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ये चीजें अगर कराई गई हैं तो ये उचित हैं, इसमें कोई अनुचित काम नहीं है, बशर्ते कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन जो है उसे अब आगे की प्रक्रिया उन लोगों का क्या होगा जिनका लिस्ट से नाम हटा दिया गया है के लिए अब आगे के प्रोसीजर तय करने चाहिए और केंद्र को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। कम समय सीमा और कठिन दस्तावेजीकरण से लाखों असली मतदाताओं को वंचित होना पड़ा है, यह भी आरोप लगाया गया है कि समय कम है। तो यहां पर यह देखने को मिला है कि देखिए 20 साल तकरीबन 2 दशक हो गए हैं और लिस्ट से लोगों ने अपने नाम नहीं हटवाए हैं या फिर गलत लोगों के नाम इंक्लूड हो गए हैं या जाली दस्तावेज दिखा करके वोटर आईडी बना दी गई है या फिर डुप्लीकेसी की गई है एक से अधिक बार। तो इन सब चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग ने क्या किया है, एसआईआर यहां पर चलाया है। समय कम को लेकर के कई जगहों पर जो है इसके आरोप जरूर लगाए गए। एनआरसी जैसी प्रक्रिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, एनआरसी जैसी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, देखने में लगती होगी पर एनआरसी जैसी प्रक्रिया नहीं है।
तो ये चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में निकल करके आई हैं। तो अब ऐसे में एक या दो विभिन्न आयाम भी आपको देख लेने होंगे, जैसे मूल संरचना का सिद्धांत, मूल संरचना सिद्धांत से जो संबंध है यहां पर, उसको अगर हम समझने का प्रयास करें कि मूल संरचना का सिद्धांत क्या है, फ्री एंड फेयर सिलेक्शन कराना। ठीक है, हमारे पास में जो हमारा संविधान है वो हमें क्या देता है, हमें संविधान जो है अपना जो इलेक्शन है उसमें इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करता है हर नागरिक जो है वो वोट देने का अधिकारी है, उसको वोट देने का अवसर मिले, यदि अगर उसके पास दस्तावेज ठीक तरीके के हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, मूल सिद्धांत में अगर आप देखोगे, तो ये भारतीय संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि भारतीय नागरिकों को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मिलें। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को बचाए रखने के लिए, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को बचाए रखने के लिए अगर एसआईआर की जरूरत पड़ रही है तो एसआईआर करना पड़ेगा, ये चीज यहां पर कही गई। मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र का एक प्रकार से आधार है जो कि मूल संरचना से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी एसआईआर कराना उचित है। परंतु हाँ, इसके प्रोसीजर्स को लेकर के अभी भी कई सारी शंकाएं हैं, लोग इसको लेकर के अभी भी शंकित रहते हैं कि भाई इतना कम समय क्यों दिया जा रहा है। विभिन्न चरणों में, 3 चरणों में अगर देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर इसके इलेक्शंस या एसआईआर के प्रोसीजर जो हैं वो किए गए हैं। सबसे पहले बिहार से शुरुआत हुई थी। बिहार के बाद जो चरण 2 है, अगर आप उसमें देखेंगे तो चरण 2 में 9 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। फेज 3 के इलेक्शंस में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, फेज 3 के एसआईआर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना सहित 16 राज्यों को इसमें घोषित किया जा रहा है। इस तरीके से पूरे देश में एसआईआर, तकरीबन पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो आई होप कि आपको एसआईआर से संबंधित सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से संबंधित सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब बारी है प्रश्न की। यह है प्रश्न। इस प्रश्न का कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दीजिएगा। सभी लोगों का उत्तर यहां पर आना अनिवार्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो जानना अगर आप चाहते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आप वो करेक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जुड़ना है टेलीग्राम से t.me/eduterias। ये हमारा टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम पे जाकर के आप इसका सही आंसर जान सकते हैं। वहां पे प्रश्न और उसका सही उत्तर जो है वो दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। और इसी तरीके के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए कल हम फिर उपस्थित होंगे शाम को 6 बजे। कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको जरूर बताना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।